हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुविद्या लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया बहुत ही जटिल तरीके से होती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू आसान से आसान तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी डिटेल से। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और एमएलए का मत मूल्य और सभी एमपी का मत मूल्य क्या क्या होता है वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। पहले ये जान लीजिए फ्रेंड कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कौन कौन लोग भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, जैसे कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान। तो इन 4 सेक्टर से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे और वे क्या होगा कि राष्ट्रपति से मेल मिलाप कर लेंगे और राष्ट्रपति बोलेंगे कि आपको मैं अगली बार भी मनोनीत कर दूंगा, आप कृपया करके हमें वोट दें। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ना हो, मतलब जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उसमें भ्रष्टाचारी ना हो, किसी तरह का मेल मिलाप ना हो, इसे रोकने के लिए मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधानसभा भी पार्टिसिपेट करते हैं। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश में भी दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा इसमें भाग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इस पूरी प्रक्रिया में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे एमएलए का मत मूल्य। एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मत मूल्य पूरा डिटेल से समझेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे इसको। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य में निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये राज्य की जो कुल जनसंख्या है, ये जो है 1971 की जनगणना ली जाती है फ्रेंड। 1971 की जनगणना से काउंट किया जाता है और ये जनगणना जो है 2026 तक चलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि इस फार्मूले का मतलब क्या हुआ। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए यूपी की जनसंख्या 1971 में 1 लाख होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि 1971 में यूपी की जनसंख्या 8 करोड़ समथिंग थी, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग को बिल्कुल इजी डेटा में समझते हुए चलना है, इसलिए मान लेते हैं कि 1971 में यूपी की जनसंख्या जो है 1 लाख थी, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ये देखिए फ्रेंड्स कुल जनसंख्या 1971 का, ठीक है। तो 1971 का जनसंख्या 1 लाख मान लिए हैं। अब मान लेते हैं कि वहाँ एमएलए की संख्या 20 है, सपोज किए हैं फ्रेंड्स। हालांकि वहाँ एमएलए की संख्या जो है 403 है, 403 वहाँ पर सीट है, लेकिन हम लोग सपोज मान के चल रहे हैं, इसलिए 20 मान रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो और बिल्कुल आपको एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 1/1000, तो ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया और ये 20 बचे 100, यानी कि 5, यानी कि यूपी के एक एमएलए का मत मूल्य कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह सपोज एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि बिहार की 1971 की जनसंख्या 60,000 थी। फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि 1971 की जनसंख्या को माने हैं, ये जनसंख्या रियल में नहीं थी, सिर्फ सपोज किए हैं। और मान के चलिए सब फ्रेंड्स के बिहार के 15 एमएलए हैं, निर्वाचित एमएलए। हालांकि फ्रेंड्स वहाँ 243 सीट है बिहार में, लेकिन यहाँ मानकर चल रहे हैं और इंटू 1/1000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, ये 15 चके 60, यानी कि बिहार के एक एमएलए का मत मूल्य 4 आ गया। फ्रेंड्स यूपी के एमएलए का मत मूल्य 5 था और बिहार के एमएलए का मत मूल्य 4 है, यानी कि कह सकते हैं कि सभी एमएलए का, सभी स्टेट के एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन फ्रेंड्स एक ही स्टेट के सभी एमएलए का मत मूल्य एक ही होता है। जैसे बिहार के सभी एमएलए का मत मूल्य 4 ही होगा, ठीक है। और जैसे यूपी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन सभी मेंबरों का मत मूल्य 5 होगा। तो ये समझ गए फ्रेंड्स एमएलए का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए हैं आपको। अब देखिए एमपी का मत मूल्य किस तरह से निकलता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का मत मूल्य का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, सभी राज्यों, इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को भी ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड, दिल्ली प्लस पुदुचेरी, सभी राज्यों के सभी निर्वाचित एमएलए के मत का कुल मूल्य डिवाइडेड बाय निर्वाचित एमपी की संख्या। निर्वाचित, ये हो गया फार्मूला फ्रेंड, निर्वाचित एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की संख्या। तो ये फार्मूला हो गया फ्रेंड, लेकिन अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये फार्मूला आखिर एमपी का मत मूल्य किस तरह से निकालता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आखिर ये फार्मूला क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है फ्रेंड, जैसे देखिए उसका कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि एमएलए का मत मूल्य इंटू राज्यों की विधानसभा की सीट, राज्यों की विधानसभा की सीट
बटा निर्वाचित एमपी, यही है निर्वाचित एमपी की संख्या। तो निर्वाचित एमपी कितना हो गया फ्रेंड, लोकसभा में 545 होता है फ्रेंड, वर्तमान में 545 सदस्य हैं, लेकिन 2 जो होते हैं मनोनीत होते हैं, और हम पहले ही बता चुके हैं कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, लेकिन इसे में 12 जो है मनोनीत होते हैं, तो 233 जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। फ्रेंड्स, ये फार्मूला को बिल्कुल विस्तारित रूप से समझाया गया है कि सभी राज्यों के सभी एमएलए के निर्वाचित मतों का कुल मूल्य बटा निर्वाचित एमपी की संख्या। फ्रेंड्स, इसी फार्मूला को हम लोग तोड़ करके समझे हैं कि ये फार्मूला आखिर किस तरह से लिखा जा सकता है, उसी को हम लोग इस तरह से पूरा विस्तृत रूप से लिख दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये टोटल निर्वाचित एमपी हम लोग लिख चुके हैं। अब देखिए किस तरह से ये फार्मूला काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एमएलए का मत मूल्य, तो यूपी के मत मूल्य हम लोग क्या निकाले थे, 5, ठीक है। और वहाँ की विधानसभा की सीट कितनी है, जैसे विधानसभा की सीट पूछ रही है तो वहाँ 403 है, ठीक है। उसी तरह हम लोग प्लस कर देंगे, बिहार का हम लोग 4 निकाले थे, और वहाँ बिहार में जो है विधानसभा सीट जो है 243 है। तो इसी तरह फ्रेंड हर स्टेट का निकाल करके ऐड कर दिया जाता है, और इसको जोड़ लेते हैं फ्रेंड। ये हो जाएगा 6 7 7 6 7 7 776। इसको 776 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से एमपी का मत मूल्य निकाला जाता है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि सभी एमपी का मत मूल्य सेम होता है, लेकिन हम लोग जब एमएलए के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या देखे थे कि सभी स्टेट के एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होता है, क्योंकि सभी स्टेट की जनसंख्या अलग अलग होती है, तो एमएलए का मत मूल्य भी अलग अलग ही होगा। लेकिन एक ही स्टेट के सभी एमएलए का मत मूल्य सेम होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल समझ गए हैं छोटा डेटा लेकर के कि कैलकुलेशन आसानी हो, लेकिन रियल में देख लेते हैं कि भारत सरकार का 2017 का डेटा क्या कहता है। रियल में भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको सुविधा हो समझने में। जैसे देखिए, भारत सरकार का 2017 का प्रेसिडेंट का जो चुनाव हुआ था, उसमें यूपी के एमएलए का मत मूल्य 208 था। ये एक एमएलए का मत मूल्य था फ्रेंड, ठीक है। अब जैसे बिहार का है, अब सेकंड बिहार ले लेते हैं। बिहार में उस समय जो एमएलए का मत मूल्य था वो 173 था। तो फ्रेंड्स, एक एमएलए का मत मूल्य था बिहार के, तो उसी तरह सभी स्टेट के एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, जैसे यूपी की जनसंख्या बिहार से ज़्यादा है, इसीलिए यूपी के एमएलए का मत मूल्य भी ज़्यादा आया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो डेटा है ये 2017 का रियल डेटा है भारत सरकार का। और फ्रेंड्स, अब देखते हैं, ये आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, इसी तरह हम लोग छोटा डेटा को लेकर के चले हैं फ्रेंड, छोटा डेटा लिए हैं, और यहाँ पर रियलिटी अगर रियल को लेकर चलते तो कैलकुलेशन में बहुत ही परेशानी होती, लेकिन हम लोग छोटा डेटा के थ्रू समझ चुके हैं। अब देखते हैं फ्रेंड कि आगे। अब जैसे फ्रेंड्स, रियल में 208 हो गया एक एमएलए का मत मूल्य, तो 403 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। जैसा कि हम लोग छोटा डेटा में देखे हैं, यहाँ पर देखिए छोटा डेटा था 5 था वहाँ मत मूल्य, वो हम लोग एग्जाम्पल मानकर चले थे यहाँ, लेकिन रियलिटी में जो 208 था। और इसी तरह बिहार का 173 है, 73 होता है एक एमएलए का मत मूल्य। तो जबकि हम लोग एग्जाम्पल में क्या मान के चले थे फ्रेंड, बिहार का 4 मान के चले थे, 4 निकाले थे, वो बस एग्जाम्पल था फ्रेंड, लेकिन रियल में ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और इसी तरह हर स्टेट का निकाल करके ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और ऐड करके उसको 776 से डिवाइड कर देंगे, उसको 776 से
डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स, जैसे ये ऐड करने के बाद सभी स्टेट का निकाल करके उसको ऐड करने के बाद क्या होगा कि इसको किस तरह से यूज करते हैं, जैसे एमपी के मत मूल्य में किस तरह से यह यूज होता है। जैसे रियल में क्या होता है फ्रेंड कि इसी तरह अगर आप सबका निकालेंगे तो टोटल जो होता है सभी एमएलए के सभी निर्वाचित एमएलए के कुल मत मूल्य अब बटा 776। इसी तरह तो हम लोग एमपी का मत मूल्य निकालते हैं ना, तो टोटल जो है रियल में 5,49,474 है, उसको 776 से डिवाइड करने पर अप्रोक्स 708 आता है, यानी कि यही है एमपी का रियल मत मूल्य। ये रियल है फ्रेंड। बाकी हम लोग पीछे जो था ये सब छोटा छोटा डेटा करके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझे थे और रियलिटी में भी हम लोग समझ चुके हैं। और ये छोटा डेटा था फ्रेंड ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो और आपको अच्छे तरीके से समझा दें। और रियल में भी हम आपको समझा चुके हैं फ्रेंड किस तरह से एमपी का मत मूल्य निकलता है। और यही है दोनों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एमएलए का मत मूल्य निकालने का तरीका और एमपी का। चलिए हम लोग देखते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये भी सब जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के पद्धति के द्वारा होता है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा जो एमपी एमएलए जो चुनकर पार्लियामेंट में भेजे गए हैं या विधानसभा में जो पहुंचे हैं वो लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है बहुसदस्य और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो आज हम लोग एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में समझ लेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस भी राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में 5 उम्मीदवार खड़े होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है फ्रेंड, इन सभी को ये 5 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये टोटल वोट हम लोग मान लेते हैं कि 100। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं फ्रेंड। ये वोट कुछ और हो सकता है, लेकिन हम लोग 100 एग्जाम्पल लेकर के समझ रहे हैं ताकि समझने में कैलकुलेशन में बिल्कुल आसानी हो। और जो भी वोटर है, मान लीजिए फ्रेंड ये वोटर है, ठीक है, ये वोटर 1 है, 100 वोटर में पहला वोटर ये है। तो इसको क्या करेंगे कि एक बैलेट पेपर दिया जाता है इस तरह का। ठीक है, इस बैलेट पेपर पर 5 व्यक्ति का नाम दर्शाया रहता है। तो ये वोटर क्या करेगा, जो भी एमपी ये वोटर जो है एमपी एमएलए ही तो होगा, क्योंकि वही तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये क्या करेंगे कि प्रेफरेंस देंगे, वरीयता का नियम देंगे। मान के चलिए ये वोटर जो है ए को पहला पसंद मानता है कि ये राष्ट्रपति बने, लेकिन ये चाहता है कि हम सी को सेकेंड नंबर पर राष्ट्रपति बनाएं। तो ये अपने बैलेट पेपर पर सी को सेकेंड कर देगा और मान के चलिए वह ई को 3rd नंबर पर चाहता है कि राष्ट्रपति बने, और डी को 4th नंबर पर और बी को 5th नंबर पर वह चाहता है कि राष्ट्रपति बने। तो उसी प्रकार फ्रेंड सभी वोटर अपना वरीयता देंगे। वोटर नंबर 2 जो एमपी या एमएलए जो होगा, एमपी या एमएलए, वो भी अपना वरीयता को यहाँ पर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड कि सबको प्रेफरेंस के हिसाब से वरीयता क्रम दर्शाना रहता है। तो अब देखिए फ्रेंड, मानकर चलिए वरीयता क्रम दर्शाने के बाद क्या हुआ। सपोज टोटल 100 वोट है, ठीक है, ए को
पहली वरीयता के हिसाब से 30 लोगों ने ए को पसंद किया, मतलब कि 100 वोट में 30 लोगों ने पहली वरीयता जो है ए को दी कि ए राष्ट्रपति बनना चाहिए, ठीक है। और 25 लोगों ने बी को दी, 20 लोगों ने सी को, 15 लोगों ने डी को और 10 लोगों ने ई को वरीयता दी, ठीक है। तो इस तरह से पहली प्रेफरेंस, यानी कि 100 में 30 लोग चाहते हैं कि ए राष्ट्रपति बने। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति में यहाँ टोटल 100 वोट है, तो कोई भी विजेता कब होगा? एक निर्वाचन कोटा या न्यूनतम कोटा उसी को कहते हैं, जब वो प्राप्त कर लेगा तो वह विजेता घोषित हो जाएगा। न्यूनतम कोटा या निर्वाचन कोटा का फॉर्मूला होता है फ्रेंड कि चुनाव में डाले गए वैध मतों का कुल मूल्य प्लस 1, ठीक है फ्रेंड। यानी कहने का मतलब है, इसको पूरा लिख लीजिएगा फ्रेंड कॉपी में, रिकॉर्डिंग के हिसाब से। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि 50% कुल वैध मतों का कुल मूल्य यानी कि बटा 2, यानी 100% बटा 2 यानी 50% प्लस 1, इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? निर्वाचन कोटा। इतना परसेंटेज अगर कोई भी ए बी सी डी ई में से कोई टोटल वोट का पा लेता है तो वह विनर हो जाएगा, यानी कि वह राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको न्यूनतम कोटा भी बोलते हैं। इसको 51% आप नहीं बोलिएगा फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा। मानकर चलिए 500 वोट रहेगा तो 50% उसका क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा उसका 250 और प्लस 1, न्यूनतम कोटा के हिसाब से 251 वोट वाला जीत जाएगा। लेकिन अगर आप 500 वोट है टोटल और 51% बोलते हैं इसको, तो क्या होगा? 50% से इसका 250 हो गया और 255 हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए इसको 50% प्लस 1 बोलिएगा, 51% नहीं बोलना है। अब देखिए कि पहले प्रेफरेंस में 30 लोगों ने ए को राष्ट्रपति के लिए वोट दिया, यानी कि 30 लोग चाहते हैं कि ए राष्ट्रपति बने। ये पहला वरीयता का मतलब गिना गया है फ्रेंड, यानी कि यह प्रथम चरण का चुनाव है राष्ट्रपति का। अब क्या होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में नियम होता है फ्रेंड कि जो सबसे कम वोट लाएगा उसको रेस से हटना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो 10 लोग जो थे, जो भी 10 MP MLA जो थे, ई को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। लेकिन अब क्या होगा कि यह 10 वोट बर्बाद नहीं होगा फ्रेंड। ये 10 लोग ई को प्रथम वरीयता के हिसाब से राष्ट्रपति बनाना चाहते थे कि मेरा पहला पसंद ये ई है, ठीक है। लेकिन ये 10 लोग अपना दूसरा पसंद भी तो अपने वरीयता बैलेट पेपर में वरीयता के क्रम के हिसाब से दिए होंगे ना। तो अब इस 10 वोट को देखते हैं कि सेकेंड वरीयता किनको दिए हैं, उस हिसाब से हम लोग बांट देते हैं। मान लीजिए कि 6 वोट जो है उन्होंने ए को दिया, 2 वोट बी को, 1 वोट सी को और 1 वोट डी को दिया, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए फ्रेंड, ये जो 10 लोग थे ई को पहला पसंद मानते थे, लेकिन इन 10 लोगों में से 6 लोग जो है ए को दूसरा पसंद मान रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 में से 6 वोट ए को चला गया। अब देखिए यहाँ पर 10 में से 2 लोग चाहते हैं कि बी बने, यानी कि 10 लोग ई को पहला प्रेफरेंस दिए थे, लेकिन इसमें से 2 लोग जो हैं बी को दूसरा प्रेफरेंस दिए हैं, यानी कि वरीयता दिए हैं। उसी तरह सी को दूसरा प्रेफरेंस 1 लोग दिए हैं, डी को दूसरा प्रेफरेंस 1 लोग दिए हैं। इस तरह से 10 वोट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी कि संक्रमणीय का मतलब ही होता है फ्रेंड वोट को ट्रांसफ़र करना। इस तरह से वोट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है ABCD में। अब देखिए क्या होता है, अब दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखिए फ्रेंड कि ए का टोटल वोट 36 हो जाता है, बी का 27, सी का 21, डी का 16। तो अब देखिए फ्रेंड डी का 16 हो गया है,
तो डी भी अब यहाँ से रेस से हट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें डी में जो 15 लोग जो थे, जो शुरू में 15 लोगों ने पहली वरीयता में डी को पसंद किए थे कि ये राष्ट्रपति बने, ठीक है। लेकिन एक लोग जो है, एक वोट जो है डी को ई से ट्रांसफ़र होकर के आया था, ठीक है। तो अब पहले देखेंगे फ्रेंड ये 15 लोगों का वोट किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये एक वोट तो सेकंड प्रेफरेंस से आया ई से। ई में जो 10 लोग थे उसमें से एक लोग सेकंड प्रेफरेंस दिए थे कि डी राष्ट्रपति बने, एक लोग। लेकिन 15 लोग तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं, ठीक है। तो अब ये 15 लोग का सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, ठीक है। तो 15 लोग में से मान के चलिए कि 12 लोग ए को राष्ट्रपति बनाना चाहते होंगे, एक लोग बी को, और मान के चलिए फ्रेंड्स ये 13 हो गया। और दो लोग जो हैं राष्ट्रपति ई को बनाना चाहते होंगे, लेकिन ई तो रेस में नहीं है, ई तो रेस से हट चुका है। अब क्या होगा कि ये जो 2 वोट है, ये जो 2 लोगों का वोट है, इसका थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो डी को था, सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से सबको बांट दिया गया, और सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से ही ई को 2 वोट मिला है। तो ई को 2 वोट मिला है, लेकिन अब इसको थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से बांट दिया जाएगा। क्यों बांट दिया जाएगा? क्योंकि ई तो पहले ही से ही रेस से बाहर हो चुका है। तो अब मान के चलिए ये 2 लोग जो हैं ये भी ए को ही वोट देना चाहते होंगे, तो ये 2 लोग भी ए को वोट दे दिए। अब ये देखिए फ्रेंड डी को जो वोट है, एक वोट, ये यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए फ्रेंड, ये वाला, ये जो एक वोट है डी को, वो ई से आया था। ई के जो 10 लोग थे उन 10 लोग में से एक लोग चाहते थे, सेकेंड वरीयता में चाहते थे कि डी राष्ट्रपति बने, तो एक वोट जो है ई से आया था डी के पास। तो अब ये एक वोट कहाँ जाएगा? ये इसका थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा, क्योंकि सेकेंड प्रेफरेंस के हिसाब से तो डी में आ ही चुका था। तो अब ये मतलब ये आदमी, ये जो एक लोग है, एक आदमी जो है, ये थर्ड प्रेफरेंस अपने बैलेट पेपर पर किसको दिया है वो देखा जाएगा। मानकर चलिए ये एक आदमी जो है, ये भी एक को ही अपना थर्ड प्रेफरेंस दिया होगा, और वो भी ए में ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ए का टोटल वोट हो गया 51, और निर्वाचन कोटा इसका कितना, 100 का 50% कितना हो गया, 50 और +1 यानी 51। यानी कि ए जो है निर्वाचन कोटा को यानी न्यूनतम कोटा को प्राप्त कर लिया है, और ए जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुका है, जबकि बी 28 रहा, 28 वोट, और सी जो है 21 वोट रहा है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स ए को यहाँ पर दूसरे चरण के चुनाव में न्यूनतम कोटा यानी 51 वोट नहीं प्राप्त होता, तब क्या होता? तब उसी तरह से प्रोसेस होता, वरीयता का क्रम, सी सबसे कम वोट है 21, सी को रेस से हटना पड़ता, और सी के जितने भी वोटर हैं 21 वो वरीयता के हिसाब से ए और बी में बांट दिया जाता। फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि जब तक कोई भी एक उम्मीदवार न्यूनतम कोटा ना प्राप्त करता है तब तक वरीयता का क्रम चलते रहता है। फ्रेंड्स इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुका है। हालांकि फ्रेंड्स राष्ट्रपति का चुनाव इतना लेंदी होता नहीं है, अक्सर 1 या 2 राउंड में जीत जाते हैं। जैसे ये पहला चरण था, ये दूसरा चरण था, तो दूसरा चरण में जीत गए थे। ऐसा मतलब एक ही बार हुआ है फ्रेंड्स, 1969 के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी को बीवी गिरी ने, उस समय बीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे, और नीलम संजीव रेड्डी को बीवी गिरी ने द्वितीय चरण की गणना में हराया था। मतलब फ्रेंड्स अक्सर एक ही चरण में फैसला हो जाता है कि कौन विनर बना और कौन लूजर है, फर्स्ट राउंड में ही पता चल जाता है। कभी एक ही बार 1969 के चुनाव में दूसरा राउंड हुआ था। लेकिन फ्रेंड हम लोग फिर भी समझने के लिए बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल को विस्तार से समझें, ताकि पूरा मामला समझ में आ जाए। फ्रेंड्स इसमें इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है 100 पर, और
लेकिन फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे नियम होते हैं राष्ट्रपति में कि जैसे 1/6 वोट नहीं लाया तो उसका जमानत जब्त कर लिया जाता है। तो ये सब को मद्देनज़र रख करके मैंने नहीं समझाया है, बिल्कुल 100 वोट मान करके समझाया ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फ्रेंड्स इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें बहुत सारे रूल होते हैं फ्रेंड, जैसे 1/6 से कम वोट मिलता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, 50 प्रस्तावक के समर्थन जरूरी होता है। तो ये सब रूल भी होता है फ्रेंड, लेकिन हम बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू ईजी वे में समझे हैं, 100 मान करके जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है उसको। और बाकी जो आप देख रहे हैं एमपी का मत मूल्य जो है वो भी हम लोग बहुत ही अच्छा से समझे हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। और एमएलए का जो भी मत मूल्य है वो भी हम लोग बढ़िया से समझे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए धन्यवाद।